आइए, बाजार के जाने माने दिग्गज कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वैसे तो नीलेश शाह साहब को किसी परिचय की ज़रूरत है नहीं, आप जानते पहचानते हैं और लगातार उन्हें सुनते देखते भी हैं। लेकिन बता दूं, गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो परीक्षा जिसे पास करने में लोगों की जान निकल जाती है, उसमें पूरे हिंदुस्तान में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बस 2 दिन बाद ही सी ए डे आ रहा है, 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है। आप कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं, जिसमें रैंक होल्डर हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे ग्रुप्स के साथ लीडरशिप पोजीशंस काम करने का काफ़ी लंबा गहरा अनुभव है। एमफी के बोर्ड पर भी आप रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के आप मेंबर भी हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट दोनों का लंबा गहरा अनुभव नीलेश शाह साहब का है। आइए करते हैं मुलाकात बाजार के मूड माहौल पर भी। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। इस बार काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। क्या समझे कि युद्ध की चिंताएं, डर, समस्या, जो कुछ भी एक पैनिक था वो पीछे छूट गया। अब क्या ये सही समय है कि कुछ आगे पॉजिटिव सोचें, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं? अनडाउटेबली अनिल भाई, सही लेने का समय तो तभी है जब न्यूज़ खराब है। थैंक। बट तब वो गिरती छुरी को कौन पकड़े। हम्म। और हम तो इसीलिए हमेशा कहते हैं, आप अपने असेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। ट्रंप साहब क्या करेंगे? वेल, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो हम उसे तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बट जब खराब न्यूज़ हो तब लेने का अच्छा समय होता है, और जब अच्छे न्यूज़ हो तो शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का समय है। तो असेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। आज की तारीख में ऑयल के दाम ये जरूर दर्शा रहे हैं कि युद्ध अब हमारे पीछे जा चुका है। सबसे खराब समय में ही सबसे अच्छे भाव में शेयर आपको मिलता है, लेकिन उस समय जैसा डर तो रहता ही है। अ, अब ये है कि जो मिस कर गए हैं वो क्या करें? क्या कुछ और इंतज़ार करना चाहिए या धीमे-धीमे पैसा लगाना शुरू कर दें? सो अनडाउटेबली अनिल भाई, ये फेयर वैल्यू मार्केट है। 19 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग पे चल रही है। एफपीआई की बिकवाली जारी है, बट इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। अ, कुछ एफपीआई भारत में मिलने के लिए भी आए हैं। ऐसा नहीं लगा कि आज का आज चेक काट लेंगे, बट वो लोग अपॉर्चुनिटी जरूर देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट में आप इक्वल अलोकेशन टू इक्विटी कर सकते हैं। पिछले क्वार्टर में मिड कैप की अर्निंग्स ग्रोथ 34% के आसपास थी, स्मॉल कैप की 19% और लार्ज कैप की 12%। हालांकि निफ्टी 50 की सिर्फ 4% आई। तो थोड़ा निवेश मल्टी कैप टाइप के पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। मिड कैप को ओवरवेट रखिए, स्मॉल कैप में चुनिंदे शेयर खरीदिए और लार्ज कैप में इक्वल वेट रखिए। इस आपने एसेट एलोकेशन मिड, लार्ज और स्मॉल कैप के बीच में भी समझाया। अब सबसे बड़ी समस्या है भारत की 2 है, उसमें से पहली समस्या पे आपसे राय लेता हूँ। वो थी कच्चे तेल की, जो बढ़ते-बढ़ते $125 तक भी पहुँचा, अब वापस से युद्ध के पहले के लेवल के आसपास आ गया है। क्या समझा जाए, जो कुछ डर था कच्चे तेल की वजह से रुपए का या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट का, महँगाई बढ़ने का, अ, अब डरने की ज़रूरत नहीं? सो अनडाउटेबली फॉर द टाइमिंग ऐसा लगता है कि ऑयल 70-80 की रेंज में ही रहेगा। दूसरा, ये जो झटका लगा है, उस वजह से भारत अपना ऑल्टरनेटिव सोचेगा। एक है कि हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की और ज़्यादा बढ़ाएँ। दूसरा है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया पे ध्यान दें। थर्मल पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, सोलर पावर हो, उसे सपोर्ट करें। सोलर रूफटॉप आजकल लोगों को पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। तो ये चारों चीजें कंबाइन करके हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब पावर प्रोड्यूस करेंगे तो उसको यूज भी करना पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल से गाड़ी को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पे लेके जाना पड़ेगा। बट फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर ऐसा तो नहीं करना है। तो जो रेयर अर्थ की मोनोपोली चाइना की है, उसे तोड़ना जरूरी है। भगवान ने भारत को रेयर अर्थ के रिजर्व्स तो दिए हैं, हमें माइन और प्रोसेसिंग करना चालू करना है। फिर घर पे जो एलपीजी गैस है, उसको पीएनजी गैस और इंडक्शन की तरफ शिफ्ट करना है। इंडक्शन के कुछ हेल्थ हैजार्ड है, माइक्रोवेव ओवन की तरह,
तो उस टेक्नोलॉजी को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा ताकि किसी को हेल्थ हैजार्ड नहीं रहे। तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया होगा तो ऑयल मार्केट भी सोचेगी कि दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा बायर हो सकता है भविष्य में एक बूंद ऑयल की इंपोर्ट नहीं करे, तो ऑयल को जमीन में रखने की जगह पे आज ही निकाल के बेच दे। यूएई तो ओपेक से निकल ही चुका है। रशिया सऊदी भी सोचेंगे जमीन में रखा हुआ तेल तेल ही रह जाएगा, पानी के दाम भी नहीं बिकेगा। बेहतर है कि जितना जल्दी प्रोड्यूस कर सके, निकाल सके और बेच सके अच्छा रहेगा। तो ऑयल के दाम भी उस प्रेशर में नीचे रह सकते हैं। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट आज की तारीख में अगर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कोई बड़ी नहीं हो तो फिर ऑयल के दाम अब $70 से $80 की रेंज में रहने की उम्मीद है, जो भारत की सारे महंगाई से लेके करंट अकाउंट डेफिसिट से रूपी के लिए पॉजिटिव सिद्ध होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी कि क्यों कच्चे तेल के दाम नीचे ही रहने चाहिए और एक अच्छा आइडिया भी दे दिया सारे गल्फ़ कंट्रीज़ को कि क्यों जल्दी से जल्दी तेल निकाल के उनको बेच देना चाहिए। ये तो पहली समस्या है भारत की जिसका सॉल्यूशन आपने दे दिया कि अब इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। भारत की लेकिन भारत के साथ-साथ मार्केट की एक और समस्या कच्चे तेल के अलावा वो है एफआईज़ की बिकवाली की। थोड़ा रुके तो हैं। आज मैं डेटा भी देख रहा था पिछले 4 महीने से लगातार हर महीने पिछले महीने के मुकाबले में कैश में जो एफआईज़ की बिकवाली है उसका आंकड़ा कम होता दिख रहा है। जून महीने में पिछले 3-4 महीनों का सबसे छोटा आंकड़ा दिखेगा। अभी बेचना ही रोका है। खरीदने के कोई आसार दिखते हैं आपको कब लौटेंगे? नहीं, ना कर रहे आप तो तो पहले से ही। अनिल भाई, लोगों ने मिलना चालू किया है। हुँ, बट एक जो आप एंड मैं तो मतलब बहुत कम लोगों को मिला हूँ, एफपीआई का तो बहुत बड़ा वर्ग है। बट जिनको मिले हैं वो लोग अब इवैल्यूएट कर रहे हैं, बट चेक काटेंगे ऐसा नहीं लगता। बट अनिल भाई, ये एफपीआई के मामले को फाइव ब्लाइंड मैन एलिफेंट को ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं उसके जैसा है। एक हमें ये मालूम नहीं है कि एफपीआई सेलिंग में पिछले 5 साल की $62 बिलियन की, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर ने कितना प्रॉफिट बुक करके पैसा निकाला है और कितना लॉन्ग ओनली फंड ने बेचा है। अनडाउटेबली लॉन्ग ओनली फंड की बिकवाली हुई है, बट रेशियो क्या है? अगर आप एचएफटी को देखें तो 29 मई 2026 को जब एमएससीआई इंडिया का रीबैलेंसिंग हुआ तो एफपीआई का कंट्रीब्यूशन एनएससी के कैश टर्नओवर में 69% था। उम्मीद थी कि एमएससीआई रीबैलेंसिंग के तहत 8 से 8,500 करोड़ का आउटफ्लो होगा। एक्चुअल आउटफ्लो 20,000 करोड़ का हुआ। अब why will FPI sell 12,000 crore in a single day with such a high turnover? तो डर यही लगता है, संशय यही होता है कि कहीं इसमें एचएफटी तो नहीं है। तो 8,500 करोड़ की इंडेक्स बेस्ड सेलिंग हो, 3-4 हजार करोड़ की एफपीआई की रेगुलर सेलिंग हो, तब भी 7-8 हजार करोड़ एचएफटी ने प्रॉफिट बुक कर लिया ट्रेडिंग करके और पैसा लेके गए, ये पॉसिबल है। तो एक तो हमें ये ढूंढना है कि एफपीआई में एचएफटी कितने बेच रहे हैं, लॉन्ग ओनली कितने बेच रहे हैं। दूसरी चीज देखें अनिल भाई, जो 10 लार्ज कंपनीज है, बैंक्स है, आईटी है, वहां पे एफपीआई की बिकवाली दिख रही है। बट 100 से अधिकतर मिड कैप कंपनीज है जहां पे एफपीआई की ओनरशिप ऑल टाइम हाई पे है। तो ये भी मानना होगा कि एफपीआई अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप बेच के आउट परफॉर्मिंग स्मॉल मिड कैप खरीद रहे हैं। तीसरी चीज अगर आप एफपीआई में देखें तो ये एक्टिव वर्सेस पैसिव की भी है। दुनिया में बहुत सारी जगह पे पैसिव अलोकेशन बढ़ रहा है। भारत का वेट एफपीआई पैसिव अलोकेशन में कम हुआ है, तो उनकी सेलिंग इंडेक्स बेस्ड है। हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि भारत का वेट इमर्ज एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जैसे पैसिव इंडेक्स में बढ़े। तो ये जो एफपीआई का है मामला वो थोड़ा पेचीदा है। एचएफटी वर्सेस लॉन्ग ओनली, एक्टिव वर्सेस पैसिव, लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल एंड मिड कैप। एंड फाइनली एक चीज अनिल भाई, पिछले 5 सालों में एफपीआई की सेलिंग है, बट आज तक एक ऐसा आईपीओ हमने नहीं देखा जहां पे हम खरीदना चाहते हैं और एफपीआई ने बीडिंग नहीं की हो। इनफैक्ट वो हमसे ज्यादा माल उठा के लेके जाते हैं। तो ये एफपीआई की सेलिंग एक पेचीदा मामला है, उसके अलग अलग पहलू है। है भी ये कि ज़रूरी नहीं कि जो वाकई में निवेश करने वाले फंड से वही बेच रहे हो सकता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करने वाले फंड से हेज फंड से
उनकी बिकवाली ज़्यादा हो और वो तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं जब भी जैसा भी हो। एक चीज़ और है, मौके का फ़ायदा प्रोमोटर्स भी बहुत उठा रहे हैं। थोड़ा-सा मार्केट बढ़ता नहीं कि ब्लॉक डील्स की, आईपीओ की, क्यूआईपी की, ऑफ़र फॉर सेल की भरमार आ जाती है। कोशिश भी करें मार्केट बढ़ने की तो ब्रेक लगते रहते हैं, रुक-रुक कर चलता है। इसका क्या करें? सो अगेन अनिल जी, अगर आप प्रमोटर्स को देखें तो कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड है, उन्होंने रिस्क लेके निवेश किया था, अब फंड की अवधि खत्म होगी तो उन्हें बेचना पड़ेगा। दूसरा, पहले अनिल जी ऐसा भी था कि फैमिली में चलो भाई भाई मिलके काम करते थे। अब फैमिली बड़ा होता है तो आपको सेटलमेंट करना पड़ता है, भाई भाई से अलग होता है, बाप बेटे से अलग होता है, तो वो प्रमोटर सेलिंग भी वाजिब है। तीसरा अनिल जी, एक डाइवर्सिफिक साइट के ऊपर था, आप अब दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेलिंग है। तो अगर जायज कारणों की वजह से सेलिंग हो रही है प्रमोटर की तो वो सही बात है। हाँ, इससे जैसे आपने कहा, सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कंट्रोल में रहता है, प्राइस नीचे भी आ सकता है, बट जायज कारणों की वजह से अगर प्रमोटर की सेलिंग है तो सही है। बट एट द सेम टाइम पंप एंड डंप वाले प्रमोटर से भी ध्यान रखना चाहिए। प्रमोटर को अपनी कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा मालूम है, अगर वो बेच रहा है तो दो बार सोच समझ के निवेश करना चाहिए। टैक्स कट हुआ है विदेशी निवेशकों के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे और उसके बाद लगभग लगभग 40,000 करोड़ रुपए इस महीने आ गए। दूसरा ये कि अब एफसीएनआर डिपॉजिट भी आने की तैयारी में है, राइट? क्रेडिट ग्रोथ हमारी 18% पे है। पूरा बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी पर क्या असर आप इसका देखते हैं? सो एक अनिल भाई, आप देखिए कि एफपीआई की सेलिंग की वजह से ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। अब उनको प्रॉब्लम थी लिक्विडिटी की, डिपॉजिट, क्रेडिट ग्रोथ बहुत हाई लेवल पे डबल डिजिट पे चल रहा था, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो तकरीबन 83% के आसपास पहुंच गया था। अब उससे ऊपर लेके जाने की गुंजाइश नहीं थी। लिक्विडिटी की वजह से डिपॉजिट ग्रोथ होती तो ही वो क्रेडिट ग्रोथ कर पाते। अब सडनली इसमें एक जैसे जोर से बारिश आ गई एफसीएनआरबी की, वहां पे उम्मीद है कि 50 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश होगा। ईसीबी नॉर्म्स भी लिबरलाइज किए गए हैं, बैंक्स को बोरोइंग के लिए भी सुविधा दी गई है। तो कुल मिला के 70 से 100 बिलियन डॉलर टोटल ग्रॉस फ्लोज आ सकते हैं, एफसीएनआरबी के, डेट एफपीआई के, ईसीबी के और बैंक बोरोइंग के। इस वजह से भारतीय बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आ जाएगी, वो क्रेडिट ग्रोथ को सस्टेन कर पाएंगे। इसमें कॉस्ट भी कम रहेगी, 6% के आसपास, 6-6.25% के आसपास। सो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए एफसीएनआरबी डिपॉजिट एकदम पॉजिटिव साबित होगा, और उस वजह से धीरे धीरे मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक यहां से मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बड़े-बड़े डॉलर्स आ रहे हैं और आने की संभावना और बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ है जो टॉक ऑफ द टाउन है आईटी शेयरों को लेकर। एक और जहां हमारे आईटी शेयरों की धुलाई-पिटाई बहुत हो गई, अब दूसरी ओर लोग बोल रहे हैं कि कोरिया, ताइवान वगैरह के बाज़ार में भी थोड़ा मामला एकदम बबल जैसा हो रहा है। 2 चीज़ें क्या, पहला तो ये कि क्या हमारे आईटी शेयर खरीदने लायक हो गए हैं? कुछ लोग इसलिए भी खरीदना चाहते हैं कि अब अगर कोरिया वगैरह ख़राब हो गए तो हमारे यहाँ मामला ठीक हो सकता है, हमारे आईटी शेयरों में आ सकती खरीदारी। पूरे बाहर के ये सेमीकंडक्टर चिप्स वाले बाज़ार, एआई वाले बाज़ार और हमारे आईटी सेक्टर दोनों को मिलाकर आपकी क्या ओपिनियन है सर? अनिल जी, आईटी के मामले में हमारा कोई व्यू कंफर्म नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। जैसे जैसे डेटा आता है वैसे वैसे हम अपना व्यू बदल रहे हैं। आज की तारीख में हमारा ये अनुमान है कि आईटी में कुछ कंपनी विनर्स होगी और कुछ कंपनी लूजर्स होगी। जो विनिंग कंपनी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को एआई के जरिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, वो अपने क्लाइंट को सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सॉल्यूशन दे पाएंगे। जो कंपनीज डायनासोर की तरह बिहेव करेगी, उनकी बैंड बजने वाली है। तो इस वक्त आपको उस प्रकार के आईटी कंपनीज में निवेश करना है जो अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं एआई का इस्तेमाल करके,
जो अपने क्लाइंट को नई सर्विसेज या नए प्रोडक्ट दे पा रहे हैं एट मच चीपर कॉस्ट। तीसरा, जो बाकी के एलएलएम के ऊपर ऐप बना के लोगों को मदद कर रहे हैं उसे स्केल पे लेके जाने के लिए। एंड फाइनली कुछ आईटी कंपनी एक्विजिशन करके एक ग्रोथ पाथ बना रही है कि जो क्षमता उनमें नहीं है उसको एक्वायर करे, उसके लिए पैसा देना पड़े तो दे दे, बट एक ग्रोथ पाथ तैयार कर दे। तो ये खासियत होगी विनर्स की। और जिसमें ये खूबियां नहीं होगी वहां पे डायनासोर की तरह एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी आपने सही कहा। अब एक और जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, अ, जिसके बढ़ने पे भी तकलीफ और घटने पे भी तकलीफ, और वो है गोल्ड। पहले बढ़ रहा था तो सबको समझ आ रही, लेना था लेना था लेना था। अब ले लिया तो अरे घटे जा रहा है घटे जा रहा है। सर, सोने चांदी में क्या करें? सो मेरे हिसाब से इस वक्त सोने और चांदी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक न्यूट्रल वेट या इक्वल वेट ऑफ पोर्टफोलियो बना के रखिए। वॉलेटिलिटी दोनों में बनी रहेगी। यूएस डॉलर ऊपर नीचे जा रहे हैं। यूएस के ब्याज के दर के बारे में बहुत मतलब कटौती होगी, मेंटेन होगा, बढ़ेगा, काफी प्रकार के संशय है। तो ये दोनों चीजें अपार्ट फ्रॉम गोल्ड की जो सेलिंग हो रही है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये सारी चीजें मिला के गोल्ड और सिल्वर के दाम को ऊपर नीचे करती रहेगी। बट यहाँ पे अनिल भाई एक बात कहना चाहूंगा, हमें फाइनेंशियल इनोवेशन को एनकरेज करना है। एक छोटा सा देश है एल साल्वाडोर करके, लैटिन अमेरिका में कहीं पे है। आपके ज्यादातर दर्शक उसे मैप में ढूंढ भी नहीं पाएंगे। वहां पे एक कंपनी ने टीथर करके एक क्रिप्टो लॉन्च किया और वो गोल्ड बैक कर दिया। एल साल्वाडोर में सोना रखते तो कोई टीथर खरीदता नहीं, तो उन्होंने सोना स्विट्जरलैंड में रखा और आज उसका एयूएम $20 बिलियन हो चुका है। इससे आपको $2 बिलियन के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कंपनी को मिला है। तो हमें इस प्रकार के फाइनेंशियल इनोवेशन को एनकरेज करना है। क्यों ना हम एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करें, गोल्ड बैंक। पैसा आएगा और गोल्ड का अप्रिसिएशन अपने पास रहेगा। क्रिप्टो बैंक, गोल्ड बैक क्रिप्टो भी लॉन्च कर सकते हैं जिसमें पैसा आएगा और जो प्राइस अप्रिशिएशन होगा वह निवेशकों को जाएगा, लेकिन सोना भारत में ही रहेगा एज अ कस्टडी। तो बिटवीन स्टेबल कॉइन backed by gold and crypto backed by gold like Tether, India should encourage its startup to launch this kind of innovation. ये इनोवेशन लॉन्च करेंगे तो सोना भारत में ही रहेगा और उसका पैसा भी मिलेगा। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, और ये वाकई में वो आई ओपनर है एक तरह से कि क्या कुछ किया जा सकता है जिससे कि भारत का पैसा भारत में रहे। एक और सवाल आपसे अब इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर लेना चाहता हूँ। एक, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि धीमे धीमे हम एनर्जी डेफिशिएंट से एनर्जी एफिशिएंट हो जाएंगे। क्या आने वाले समय में फिर ऐसे स्टॉक्स या ऐसे सेक्टर्स जो एनर्जी से जुड़े हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी से जुड़े हैं, वो निवेश के लायक रहेंगे? सो अनिल जी, इसमें दो चीजें हैं। एक है कि जो हमारी पावर कॉस्ट है वो दुनिया के सामने कहीं ज्यादा है। जो एग्रीकल्चर पावर सब्सिडी है वह इंडस्ट्रियल पावर पे लोड की जाती है। जो नीचे के तबके के लोगों को सब्सिडी मिलती है फ्री फ्री पावर की, वह भी इंडस्ट्रियल और हायर एंड रेसिडेंशियल पावर पे लोड की जाती है। अब उसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग अनकॉम्पिटिटिव बनती है। अगर आप एनर्जी बढ़ा देंगे प्रोडक्शन के रूप में, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है कि एग्रीकल्चर पावर फ्री रहे और इंडस्ट्रियल पावर उसकी कीमत चुकाता रहे, तो जो एनर्जी कंज्यूमर कंपनी है वो कॉम्पिटिटिव कैसे बनेगी? हमें एनर्जी प्रोड्यूस तो करनी है, लेकिन उसका प्राइसिंग भी मार्केट रिलेटेड करना चाहिए। एग्रीकल्चर पावर की जो सब्सिडी है जो किसानों को देनी जरूरी है, उसे आप बजट में एब्जॉर्ब कर लीजिए और इंडस्ट्रियल पावर को जो एक प्रॉफिटेबल मार्केट डिटरमाइंड प्राइस है उसी दाम पे दीजिए, तब हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होगी।
नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और सारे बड़े मुद्दों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।